गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एटॉमिक मास, एवरेज मास, इसके अलावा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फार्मूला, ये सारी कई सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि आपको मोलिकुलर जो मास होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास याद करने। उसके बाद में देखो, हमने देखा था हाउ कैन वी डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। लास्ट टाइम बात हो रही थी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूले के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल, दे ओनली इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंटल रेशियो होता है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बताता ये, ठीक है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूले के लिए अपन ने देख लिया था। एम्पेरिकल फार्मूला एक से ज़्यादा सब्सटेंस का एक हो सकता है, और एम्पेरिकल फार्मूले में हम सिर्फ रेशियो का पता कर सकते हैं कि मोर देन वन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, इन विच रेशियो दे आर प्रेजेंट। बाकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एम्पेरिकल फार्मूले के बेसिस पर अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनके मोलिकुलर जो फार्मूले हैं वो सेम हो सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट अपन एक न्यूमेरिकल किया है इसके ऊपर कि एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले ये देखा था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, जो परसेंटेज अपन को दे रखी है उसको अपन क्या करते हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं फर्स्टली। देन फर्स्ट में जो रिजल्ट मिलते हैं, सेकंड वैल्यू, उन वैल्यूज़ के अंदर अपन क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट जो डिजिट होती है उससे डिवाइड करते हैं। देन अपन को क्या मिलता है, एक सिंपल रेशियो मिलता है। उन सिंपल रेशियो को अपन एलिमेंट्स के सिंबल यूज़ करते हुए फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये तीनों पॉइंट्स को यूज में करते हुए अपन ने कल एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया था, यहाँ तक का हो गया था। आज का आगे देखो, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एम्पेरिकल जो फार्मूला होता है उसका मास फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। कल की स्टेप के बाद में जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा उसका मास फाइंड आउट करते हैं। मास फाइंड आउट करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसको मोलिकुलर मास जो होता है उससे अपन उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अपन को क्या आती है, n की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो मोलिकुलर मास अपन को दे रखा है, एम्पेरिकल फार्मूले का मास जो हमने कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। n की वैल्यू आने के बाद में अपन मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला अपन ने लास्ट 3 पॉइंट्स के अंदर फाइंड आउट किया था उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाता है, एक किसी भी कंपाउंड का क्या आएगा, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। लास्ट टाइम अपन उसको क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट वापस से निकाल करके उसको कंपैरेटिवली देख लेते हैं क्या गिवन कंपाउंड वही है जो हमने फाइंड आउट किया, ये ना प्रूफ रीडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर अपन ने सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था कल। आज का जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, ए कंपाउंड हैज़ 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो अपन को एलिमेंट्स का परसेंटेज दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखो, कोई इसका अलग से मेथड नहीं होता। जैसे परसेंटेज कितने पे निकलती है, 100 पे निकलती है, 100 पे निकलती है, ठीक वैसे ही आपको ये सपोज कर लेना है कि गिवन जो कंपाउंड है वो कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। तो जो परसेंट था, परसेंट 100 पे निकलता है, तो हमने सपोज कितना कर लिया, 100 ग्राम कर लिया। तो जो यूनिट अब परसेंटेज के साथ थी वो उसी वैल्यू के अंदर किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। जैसे ये कितना हो गया, 4.07% है ना, तो ये हो गया 4.0 ग्राम। इसको 24.27 जो परसेंट है उसको ग्राम लिख सकते हो, ये परसेंट है, इसकी जगह पे ग्राम लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने किया है, सपोज द मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, इन दिस 4.70 ग्राम, परसेंट की जगह पे क्या लगा दिया, ग्राम। हाइड्रोजन हो गया
24.27 ग्राम की जगह फिर क्या हो गया कार्बन, एंड 71.65 ग्राम की जगह फिर क्या हो गया सॉरी परसेंट की जगह हो गया ग्राम। तो पहला तो हमने क्या किया है, सिर्फ इसको जो परसेंटेज दे रखा था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो सेकंड हमने क्या किया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमको दे रखी है वैल्यू, उस वैल्यू को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड किया अपन ने, हाइड्रोजन का मास होता है 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आई 4.04। सेकेंड, मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने के लिए कार्बन का मास होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया। थर्ड, मोल्स ऑफ क्लोरीन फाइंड आउट करने के लिए 35.5, क्योंकि क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है ये 2.20। अगेन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि अबव जो वैल्यूज़ हमको मिली इनमें से जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो इनमें जो स्मॉलर डाटा है वो है 2.02, तो तीनों डाटा को 2.02 से डिवाइड करते हैं। हाइड्रोजन के इक्वल तो 4.04 को डिवाइड करा 2.02 से तो कितना आ गया 2। कार्बन को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। क्लोरीन को डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। ये हमारे पास क्या आए हैं, सिंपल रेशियो आए। इन सिंपल रेशियो को काम में लेंगे अपन, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने रेशियो लिखा है कार्बन, रेशियो हाइड्रोजन, रेशियो क्लोरीन। कार्बन के लिए मैं कितना नंबर लिखूं 1, हाइड्रोजन के लिए कितना नंबर लिखा है 2 और क्लोरीन के लिए कितना नंबर लिखा है 1। ठीक है, इसके बाद में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लेते हैं। तो 1 की जगह क्या लिखा है मैंने C, 2 की जगह लिखा है मैंने H2 और क्लोरीन का नंबर लिखा है 1। तो मेरे पास जो गिवन कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया CH2Cl। आई रिपीट द ऑल स्टेप्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, परसेंट को ग्राम, कुछ नहीं करना, जो परसेंट है उसको हटा करके ग्राम लिख देना डायरेक्टली। फिर सेकंड क्या करना है, जो ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया उसको हर एक एलिमेंट के मास से, हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया, कार्बन लिया तो कार्बन के मास से, और क्लोरीन लिया तो क्लोरीन के मास से उसको डिवाइड कर दिया। फिर जो वैल्यू मिली है उनमें से स्मॉलेस्ट डिजिट से हर एक वैल्यू को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सॉरी हर एक वैल्यू को हमने डिवाइड किया। देन हमारे पास सिंपल रेशियो निकल के आए, और इस सिंपल रेशियो को काम में लेते हुए अपन ने उस कंपाउंड का क्या निकाला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास CH2Cl। एम्पेरिकल फॉर्मूले का हम निकाल रहे हैं मास। ठीक है, तो मास, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, देन 2 का 2 हो गया, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ओवरऑल निकाला तो आया 49.5 आया। अब देखो फॉर्मूले में जो गिवन मास था वो था 98.96। इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो कितना दे रखा है 98 पॉइंट समथिंग। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने कितना निकाला है 49 पॉइंट समथिंग निकाला है। तो 98.96 अपॉन 49.5 इक्वल कितना आ गया 2। देन हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है 2। इसका मतलब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन आ गया 2 × CH2Cl। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा C2H4Cl2। ठीक है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4Cl2। लास्ट में आपको देखो ये भी देखना होता है कि ये जो कंपाउंड दिए है क्या इसका और जो गिवन मास है वो बिल्कुल सेम है क्या, तो इसको आपको चेक करना होता है। ठीक है, लेट एन अदर एग्जाम्पल। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अदर एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ उसको। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा है। अपन इसमें आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है ए केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवेल्स दैट इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अंदर ये देखा गया है कि कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है वो प्रेजेंट है 40%, हाइड्रोजन है वो कितना है 6.7%, और बचा हुआ जो है वो कौन हो गया ऑक्सीजन। कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.67% और रिमेनिंग कौन हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। और इसने अगले ने क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 180। देन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस कंपाउंड का आपका क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है।
गिवन दैट कार्बन इक्वल 40%, हाइड्रोजन इक्वल 6.67%, ऑक्सीजन इक्वल 53.3%। ठीक है, कहने के अकॉर्डिंग आपका जो ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने इसीलिए बोला था कि सबको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप में वो काम में आते हैं। अब देखो ये जो परसेंट है, इसको परसेंट को आप ग्राम में जूम कर सकते हो, क्योंकि जो परसेंट होता है वही ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि अपन गिवन जो सब्सटेंस होती है उसके अमाउंट कितना लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, तो जो परसेंट भी 100 पे निकलता है और ग्राम भी हमने कितने लिए 100, तो आप इसको वो मान सकते हो। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, हर एक को इसको इसके मास से डिवाइड करेंगे, तो 40 को डिवाइड कर दिया अपन ने कितने से, 12 से। हाइड्रोजन के लिए इसको डिवाइड किया अपन ने 1 से, और ऑक्सीजन के लिए इसको डिवाइड किया अपन ने 16 से। इसका रिजल्ट है 3.33, इसका रिजल्ट है 6.67, इसका है 3.33। तीनों डाटा में से जो स्मॉल डाटा आएगा, तो स्मॉलेस्ट डाटा कौन है, 3.33। इससे अपन हर एक को डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट को डिवाइड किया 1, सेकंड को डिवाइड किया 2, और थर्ड को डिवाइड किया, फिर 1 आ गया। कार्बन का नंबर कितना आया है, 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना आया है, 2, ऑक्सीजन का नंबर कितना आया है, 1। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना आया है, CH2O आ गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आने के बाद में हमने क्या किया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे अपन। तो कार्बन के लिए अपन ने लिखा है 12, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 के लिए 2 लिखा है, और ऑक्सीजन के लिए मास होता है 16। देन एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आ गया, 30 ग्राम। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 180। तो 180 से डिवाइड करेंगे किसको, 180, इसको डिवाइड करेंगे 30 से। देन हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6 आई है। इसका मतलब एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है उसको अपन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। देन वो किस में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स क्या आ गया, 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है CH2O, देन ये हो गया 6 इंटू CH2O। फाइनल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो C6H12O6। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आया। और इससे ज़्यादा अगर आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट बनानी है तो बुक्स के अंदर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर चैप्टर जहाँ फिनिश होता है उसके पीछे आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख सकते हो। आपको बेस बिल्कुल सेम चलेगा, यही तरीका रहेगा, सेम सिमिलरली रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क आता है। तो आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर करके देखते हो, बाई हैंड अगर आप करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको यहीं ड्रॉप करती हूँ। अपन इसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो चैप्टर है उसके अंदर अपने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने तक के टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो मैं लेती हूँ, अलग टॉपिक है अपना स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। अब देखो अपन ये देखते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, एक ग्रीक वर्ड है, इट इज़ एन ग्रीक वर्ड विच मीन्स होता है एलिमेंटल मेजर्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टोइकियोमेट्री इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ गिवन एलिमेंट। और भी सिंपल बात करना चाहूँ तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मापतोल में कितना है, मतलब हमने उसकी अमाउंट कितनी निकाली है, ये किससे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और भी अदर लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने लिखा है CO2, ठीक है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं लिखी हुई। स्टोइकियोमेट्री इज द नंबर विच ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट साइड। मैंने लिखा x, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया, x। मैंने लिख दिया 2CO2, देन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ गया, 2। मैंने लिख दिया NCO2, देन इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, n आ गई है। ठीक है, ये होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं इसको बता देती हूँ, स्टोइकियोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एलिमेंट्स मेजर्स क्वांटिटिव रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ रही हैं, तो ये हमको ये बताएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी अपन को केमिकल इक्वेशन दे रखी है उन दोनों में क्या रिलेशन है।
जैसे ये आता है ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ट्रीटेड विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड देन इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से जब भी अपन पढ़ेंगे कि कितना कितना मोल मिल करके कितना प्रोडक्ट बनाएगा, इस चीज़ का रिलेशन बताएगा। ठीक है, इट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात है कि इसका मतलब ये होता है कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा। फिर क्या लिखा, द डिजिट रिटन बिफोर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे सिंपल, जब भी आपसे डेफिनेशन की बात करें आपको ये लिखनी है, द डिजिट रिटन बिफोर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसको बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है, क्या रिलेशन है, इसको बताती है। हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी हुई होती है। जैसे लेट एन एग्जाम्पल, CH4 + 2O2 इक्वल्स CO2 + 2H2। यहाँ पे देखो CH4 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कितना मोल है, 1 मोल। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2, देन इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1, और वाटर के कितने मोल हैं, 2। इसको रीड करने का क्या तरीका होता है, देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ मिथेन ट्रीटेड विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। कि जब 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर क्रिएट करता है। ठीक है ना, ये तरीका होता है इसको पढ़ने का। इन अबव इक्वेशन शो दैट 1 मोल ऑफ CH4 ट्रीटेड विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2। बिल्कुल ठीक है, अपन ने यही चीज़ देखी है कि इतना मोल इतने के साथ ट्रीट कर रहा है, इतना मोल इतने के साथ ट्रीट कर रहा है, तो ये क्योंकि पढ़ने में आनी चाहिए ये चीज़ें। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम बड़ा था, बाकी कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, किसी भी कंपाउंड के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ डाटा जो उसके अमाउंट को शो करता है उसको अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट एंड ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट साइड। हमेशा ध्यान रखें, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड इक्वेशन की ही लागू होती है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से अपने इसको 5 लगा दिया, 7 लगा दिया, 2 लगा दिया, नहीं, हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन की लागू होती है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसके अंदर अपने लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी है, उसके अंदर देखा है कि लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इधर का मास और इधर का मास सेम होना चाहिए। ठीक है ना, उन रूल्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज अप्लाइड एज द बैलेंस इक्वेशन। एक बात आज के बाद याद रखें कि जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन की अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का कुछ भी निकालना चाहते हो, तो जो भी आपको गिवन अमाउंट है, हो सकता है कि वो वॉल्यूम में दे रखी हो सकता है कि वो ग्राम वगैरह में यानी मास वगैरह की कॉन्सेप्ट में दे रखी हो सकता है किसी अदर टर्म में दे रखी हो, लेकिन आपको हमेशा ही उसको रीड करने के लिए किस टर्म पे आना पड़ेगा, मोल पे आना पड़ेगा। मोल, जब भी मोल की टर्म में पढ़ोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखी ना बेसिक यूनिट 7 होती है जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में होना चाहिए, हमेशा मोल में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में ग्राम, वॉल्यूम जो भी दे रखा होगा उसको चेंज करके अपन किस में लाएंगे, मोल में। उसके बाद ही अपन इक्वेशन के ऊपर सारे स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा, जैसे N2 + 3H2 2NH3 है। N2 का मोल कितना है, 1, H2 का मोल कितना है, 3, और NH3 के मोल कितने हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट है। अब इसको अपन ये बोल सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ट्रीटेड विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करता है तो वो क्या बनाता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। इसके अंदर आप देखो ये बोल सकते हो कि नाइट्रोजन यानी 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेगा तो कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, 2 मोल। या फिर अदर वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो, 2 मोल्स अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ट्रीट करवाना पड़ेगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, अदर वर्ड्स में देखो कैसे दिया हुआ होगा, नाइट्रोजन का 1 का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। आपको ये दे दें कि व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन ट्रीटेड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऐसी टर्म में भी अगर दिया हुआ मिलता तो आपको वापस से इसको किस में कन्वर्ट करना होता, मोल में। इसके मास से इसको डिवाइड करते 28 से, इसको डिवाइड करते 1 से, इसको डिवाइड करते आप इतने से, सॉरी इसको डिवाइड करते 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, 1 और 1 2।
ठीक है ना। तो ये होती है स्टोइकियोमेट्री रीड करने का तरीका होता है। अब देखो नेक्स्ट जो है अपना वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएजेंट जो लिमिट को बता रहा है। ये तो होता है तुकबंदी, वैसे फंक्शन के हिसाब से यही होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं उनके अंदर उनकी ज़रूरी थोड़ी ना हर बार अमाउंट सेम आए। तो एक से ज़्यादा तरह के रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और उनकी अमाउंट डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, रिएक्शन कहाँ तक होगी, रिएक्शन कब होगी, इस तरीके से। तो ऐसी जो रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा का पूरा डिफाइन करे, ऐसे रिएजेंट्स को अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आज की क्लास का मैटर इतना ही रखेंगे बेटा अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन जब भी मिलते हैं तो मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट, इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होंगे, और किसी भी गिवन जो इक्वेशन होगी उससे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको निकालेंगे। क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो टेक्निकल चल रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रही हूँ आपको। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नए स्टूडेंट जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले आपको। और अगर आप ये वीडियोस अगर फ्रेंड्स में शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए बेनिफिशियल है। 11th क्लास के स्टूडेंट कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे BS राजस्थान बोर्ड की हो चाहे CBSE बोर्ड हो। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।